क्लास 12। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 में जो बेस थ्योरम वाला जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलेंगे। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। आज की इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ए, बी एंड सी। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, whereas the other 2 operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. So A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time and C is on the job for 20% of the time. अब देखो भाई, इसमें हमें E1 मानना है ऑपरेटर A के लिए, ठीक है, फॉर ऑपरेटर A और ऑपरेटर ए, E2 होगा फॉर ऑपरेटर बी और E3 होगा फॉर ऑपरेटर सी। ठीक है, अब अगर हम P ऑफ E1 की बात करें तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑपरेटर ए जो है वो जॉब पे 50% टाइम रहता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 50/100, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब फॉर ऑपरेटर बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो दिया हुआ है बी इज ऑन द जॉब फॉर 30% ऑफ द टाइम, तो ये हो जाएगा 30/100। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिंपल 3/10। क्लियर। और फिर P ऑफ E3 ये दिया हुआ है, P ऑफ E3 का मतलब फॉर ऑपरेटर C, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि C इज ऑन द जॉब फॉर 20% ऑफ द टाइम। 20% मींस 20/100, 20 से 100 कैंसिल करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो P E1 मिल गया, P E2 मिल गया और P E3 मिल गया। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, P A/E1। ठीक है, अब पहली बात ये A क्या होगा, यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि A/E1, तो यहाँ पे A का मतलब है, अब देखो क्वेश्चन में भी A दिया हुआ है, इसमें एक काम करो, उसको कुछ दूसरा मान लो, सपोज X मान लो। क्वेश्चन में ऑपरेटर A दिया हुआ है तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए Px/E1, यहाँ पे जो X है वो हमारा क्या है, डिफेक्टिव आइटम्स। X जो है वो हमारा डिफेक्टिव आइटम्स का इवेंट है। तो अब Px/E1 का मतलब हुआ कि डिफेक्टिव आइटम्स का प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोवाइडेड कि वो ऑपरेटर A से आया है, क्योंकि E1 का मतलब ऑपरेटर A है। ठीक है ना, तो हमें डिफेक्टिव आइटम का प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोवाइडेड वो ऑपरेटर A से आया हो। तो ऑपरेटर A से देखो दिया हुआ है कि प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, इसका मतलब 1/100, 1% मतलब 1%/100। फिर P ऑफ X/E2, P ऑफ X/E2 का मतलब डिफेक्टिव आइटम का प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोवाइडेड वो E2 का हो, यानी कि ऑपरेटर B का हो। तो ऑपरेटर B का दिया हुआ है 5%, तो 5/100 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ X/E3 यानी कि डिफेक्टिव आइटम्स का प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोवाइडेड वो E3 का हो, यानी कि ऑपरेटर C का हो, तो वो दिया हुआ है 7%, यानी कि 7/100। ठीक है, अब हम इसमें हमें निकालना क्या है, वैसे और डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। अब इसमें गिवन है कि एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय A मतलब E1। तो हमें क्या चाहिए भाई, इसमें हमें P ऑफ E1/A की जरूरत है, P ऑफ E1/A। ठीक है, तो P E1/A का फॉर्मूला होगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 होल डिवाइडेड बाई P
P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दें तो P of E1 का मतलब है 1/2 इंटू P of A by E1। अब यहाँ पे देखो E1 by A नहीं होगा भाई, E1 by X होगा, तो हर जगह हम X कर देते हैं। X यहाँ पे भी X होगा और यहाँ पे भी X होगा। ठीक है, तो P X by E1 कितना होगा भाई 1/100 अपॉन यही चीज यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 1/100 प्लस P of E2 3/10 इंटू P of X by E2 यानी कि 5/100 प्लस P of E3 यानी कि 1/5 इंटू P of X by E3 यानी कि 7/100। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100 हो जाएगा 200 होल डिवाइडेड बाई 1/200 3 इंटू 5 15/1000 प्लस 7/500। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो P of E1 by X is equal to 1/200 होल डिवाइडेड बाई, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 1000 आएगा, 200 से ये गया 5 टाइम्स प्लस 1 तो ये 15 हो गया प्लस 2 इंटू 7 14 हो गया। अब ये 1000 सबसे ऊपर चला जाएगा 1000 अपॉन 200 इंटू 5 प्लस 15 20 प्लस 14 34 200 से 1000 गया 5 तो आंसर हो गया 5/34 P of E1 by X। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A card from a pack of 52 cards is lost। टोटल जो 52 कार्ड्स का पैक होता है उसमें से एक कार्ड खो गया है, दैट इज लॉस्ट। अब फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, अब जो बाकी कार्ड्स बचे, मतलब टोटल 51 अब बचे, क्योंकि 52 में से एक खो चुका है तो 51 बचा है। तो 51 में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड चुने गए हैं, चूज किया गया है, और दे आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। वो जो दोनों कार्ड जो चूज किए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं, वो डायमंड्स हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो देखो भाई, इसमें सबसे पहले हम जो E1 मानेंगे वो होगा कि लॉस्ट कार्ड बी अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड बी ए डायमंड। और E2 होगा जो हमारा लॉस्ट कार्ड है बी नॉट अ डायमंड। ठीक है, और जो हमारा ए होगा वो होगा 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब जो एक कार्ड खो गया है वो डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं भाई 13 कार्ड्स होते हैं।
तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 30 अपॉन टोटल आउटकम होगा 52, यानी कि P ऑफ E1 इज इक्वल टू 13/52 मींस 1/4। 13 से 52 कैंसिल हो जाएगा, 13 में 13, 13 4 जा 52। अब P ऑफ E2 का मतलब जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है। तो अगर डायमंड नहीं है तो ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो कि डायमंड नहीं होते हैं? 13 तो डायमंड होते हैं, तो 39 कार्ड्स जो होंगे वो इसका मतलब डायमंड नहीं होंगे, क्योंकि टोटल 52 है। 52 में से हमने डायमंड को माइनस कर दिया, यानी कि 13 को माइनस कर दिया, तो 39 बचे। तो फेवरेबल हो गया 39 अपॉन टोटल 52। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39 अपॉन 13 4 जा 50। 3/4 आ गया P ऑफ E2। अब P ऑफ A by E1, P ऑफ A by E1। अब P ऑफ A by E1 का मतलब क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि A का, यानी कि 2 कार्ड्स आर डायमंड्स प्रोवाइडेड कि वो E1 का हो, यानी कि लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड का ही है। तो देखो भाई, अगर लॉस्ट कार्ड जो है, जो हमने कार्ड खो दिया है, अगर वो डायमंड है तो हमारे पास टोटल और कितने कार्ड डायमंड के बचते हैं? 12 बचते हैं। अब उन 12 में से ही हमें 2 कार्ड चुनने हैं। तो अगर मेरे पास टोटल 12 डायमंड के कार्ड्स हैं और अगर उसमें से मुझे 2 डायमंड चुनने हैं तो कितने तरीके से मैं चुन सकता हूं? मैं 12C2, ठीक है ना। 12 में से 2 कार्ड का कॉम्बिनेशन है, कोई भी 2 कार्ड में चुन सकता हूं। तो 12C2 ये होगा हमारा कौन सा, क्या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या हो जाएगा भाई? देखो एक कार्ड तो हो चुका है, इसका मतलब मेरे पास 51 कार्ड्स बचे हैं। तो अब उन 51 कार्ड्स में से मुझे 2 कार्ड को चुनना है, तो ये हो जाएगा 51C2, 12C2 अपॉन 51C2। तो ये हो जाएगा भाई कितना? इसको अगर हम सॉल्व करें, P A by E1 is equal to factorial 12 upon 2 factorial into 10 factorial। ये हो जाएगा 12 into 11 upon 2, क्योंकि इधर जो 10 factorial है वो 10 factorial से कैंसिल हो जाएगा, और 2 factorial का मतलब 2 into 1। अब 2 से, ठीक है ना, और इसके देखो भाई अपॉन में जो होगा, ये तो सिर्फ 12C2 की वैल्यू हुई ना। अब हमें 51C2 भी तो लिखना है, तो 51 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 49 का फैक्टोरियल n-r। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 49 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई? 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर रहे हैं, जैसे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 17 जा 51, फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 ये 25 बार। तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 11 22 अपॉन 25 इंटू 17, ये हो जाएगा 175, 25 और 17 425। ठीक है, तो P A by E1 की वैल्यू हो गई वो 22 अपॉन 425। ठीक है, अब इसी तरह हमें निकालना पड़ेगा P A by E2। तो अब P of A by E2 की अगर हम बात करें तो P A by E2 का मतलब होगा हमें 2 कार्ड्स डायमंड, हमने जो ड्रॉ किया वो डायमंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोवाइडेड वो E2 हो। इसका मतलब जो हमारा जो लॉस्ट कार्ड है, जो कार्ड हमारा खो गया है वो डायमंड नहीं है। तो अगर डायमंड नहीं है, जो हमने कार्ड खोया है, इसका मतलब मेरे पास सारे के सारे डायमंड्स हैं, इसका मतलब मेरे पास 13 डायमंड बचे हैं। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 13C2। उन 13 में से मैं 2 को चुनूंगा
होगा अपॉन, अब मेरे पास हो तो गया है ये, तो टोटल मेरे पास 51 ही है, तो 51C2 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11 एंड होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 51 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 11 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 49 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करें भाई, 3 से कैंसिल कर दें, 3 4 जा 12, 3 17 जा 51, फिर 2 2 जा 4, 2 25 जा 50। तो अब और किसी से कटेगा है नहीं, इसका मतलब हो जाएगा 13 इंटू 2 26 अपॉन 25 इंटू 17 425। ठीक है, अब हम सबकी वैल्यू एक जगह लिख लेते हैं। देखो भाई हमारा P1 क्या था, P ऑफ E1 था हमारा 1/4, P ऑफ E2 था हमारा 3/4, PA/E1 ये आया था 22/425 और PA/E2 ये आया है 26/425। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। इसका मतलब हमें निकालना है P ऑफ E1/A, क्योंकि E1 ही हमारा इवेंट था जिसमें जो हमारा लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड था। तो ठीक है भाई, तो बेस थ्योरम हम लगाएं। P of E1/A is equal to P of E1 into P of A/E1 whole divided by P of E1 into P of A/E1 plus P of E2 into P of A/E2। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दें, तो P ऑफ E1 की जगह पे 1/4 इंटू P ऑफ A/E1 यानी कि 22/425 डिवाइडेड बाई यही चीज हम रखेंगे 1/4 इंटू 22/425 प्लस P ऑफ E2 है 3/4 इंटू P ऑफ A/E2 यानी कि 26/425। अब देखो भाई 1/4 इंटू 22/425, अब नीचे से हम 1/4 को कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 22/425 प्लस 3 इंटू 26 यानी कि 87/425। ये 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/425 होल डिवाइडेड बाई 22 प्लस 87 109/425। तो ये 425 से 425 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22/109 आंसर। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखो क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ठीक है, तो
हम जो इवेंट ई है E1 उसको मानते हैं कि ए स्पीक्स ट्रूथ और E2 मानते हैं कि ए डज नॉट स्पीक ट्रूथ, ए डज नॉट स्पीक ट्रूथ। ठीक है, फिर कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को उछाला जाता है, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, तो जो हमारा एक्स है, एक्स जो इवेंट है उसको हमने माना कि ए रिपोर्ट्स हेड। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। ठीक है ना, मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक्चुअली हेड था। ठीक, तो इसका मतलब ए स्पीक्स ट्रूथ, हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब एक्चुअली था मतलब ए ने सच बोला था, तो ए ने अगर सच बोला था तो वो था E1 प्रोवाइडेड कि हेड आया है, मींस कि E1 बाय x हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो भाई P ऑफ E1 कितना होगा, P ऑफ E1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्पीक्स ट्रूथ, और ये दिया हुआ है हमें 4/5, तो P ऑफ E1 हो गया हमारा 4/5 और P ऑफ E2 कितना हो जाएगा भाई, तो अगर 4/5 हमारा सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है तो सच नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 में से हम माइनस कर दें, यानी कि 1 माइनस 4/5 which is equal to 1/5। P ऑफ E2 की वैल्यू आ गई 1/5। अब हम क्या करें, P ऑफ x by E1, P ऑफ x by E1 की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि A रिपोर्ट करता है कि हेड आया है प्रोवाइडेड A सच बोल रहा है। ठीक है ना, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा भाई, ये 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी या तो 1/2 होती है और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होती है। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x by E1 जो होगा वो 1/2 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ x by E2 मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड वो सच नहीं बोल रहा है, तो उसका भी तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ये Px by E1 के बराबर होगा, यानी कि 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये Px by E2 आ गया। अब हमें सिंपल P(E1 by x बेस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेना है। तो यहां पे हम लिख लें अगर P ऑफ E1 इज इक्वल टू 4/5, P ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/5, P ऑफ x by E1 इज इक्वल टू 1/2 और P ऑफ x by E2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो हमें निकालना क्या है भाई, P ऑफ E1 by x। अब हम बेस थ्योरम लगाएं, P ऑफ E1 by x इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ x by E1, ठीक है, डिवाइडेड बाई P ऑफ E1 इंटू P ऑफ x by E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ x by E2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दे तो P ऑफ E1 की जगह हो जाएगा 4/5 इंटू P ऑफ x by E1 का मतलब 1/2 होल डिवाइडेड बाई 4/5 इंटू 1/2 प्लस P ऑफ E2 है 1/5 इंटू P ऑफ x by E2 मतलब 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाई 4/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 4/10 डिवाइडेड बाई 5/10। ठीक है, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो
P ऑफ E1 बाई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना भाई 4/5 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. If A and B are two events such that A is a subset of B, A is a subset of B, and PB not equals to 0, then which of the following is correct? ठीक है, which of the following is correct? तो first देखो PA by B is equal to PB by PA। क्या ये होगा भाई? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि PA by B जो है वो हमारा क्या होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB के बराबर, और चूंकि हमारा A सबसेट है B का, A जो है वो हमारा B का सबसेट है, इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B जो होगा वो PA के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि A हमारा B का सबसेट है तो PA और B का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा भाई? A ही ना होगा। A अगर B का सबसेट है तो A और B का इंटरसेक्शन क्या होगा भाई? A ही होगा। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B मींस P ऑफ A। तो ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह हम लिख देंगे P ऑफ A अपॉन ये PB तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो PA बाई B जो है वो हमारा PB बाई PA बाई PB के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे PB बाई PA लिया है। तो इसमें क्या करना है भाई, देखो कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 मैक्सिमम 1 हो सकती है या फिर 1 से छोटी ही होगी, यानी कि PB की जो वैल्यू है वो 1 या फिर 1 से छोटी होगी। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन PB जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करें, दोनों तरफ PA का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा PA अपॉन PB इज ग्रेटर देन इक्वल टू P ऑफ A, क्योंकि दोनों तरफ हमने PA से इंटू कर दिया। ठीक है ना, तो अब PA अपॉन PB यहां से देखो भाई, PA अपॉन PB किसके बराबर है? PA बाई B के बराबर है। तो क्या हम यहां पर जो PA बाई PB है उसकी जगह पे PA बाई B लिख सकते हैं? PA बाई B इज ग्रेटर देन इक्वल टू P ऑफ A। ठीक है, तो देखो भाई ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो चलो भाई आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे जो है हम रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ